तो चलिए आज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की दुनिया में चलते हैं, लेकिन एक कहानी के अंदाज में। ये कहानी है बहुत बड़ी बड़ी ताकतों की, उनके आपस में टकराव की और उस कमाल की इंजीनियरिंग की जो इन बेकाबू ताकतों को भी काबू में रखती है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं? ये किताबों का ढेर। सोचिए, जब आप इन्हें दोनों तरफ से कसकर दबाते हैं तो आप असल में एक कंप्रेशन मतलब एक दबाव बना रहे हैं जो इन्हें बिखरने ही नहीं देता। बस प्री स्ट्रेसिंग का जो मूल सिद्धांत है वो इतना ही सिंपल है। तो चलिए इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के एक बहुत जरूरी मिशन पर इसके साथ साथ चलते हैं। देखिए, ये फोर्स कंक्रीट के एक सिरे से अपनी यात्रा शुरू करती है और इसका सीधा सा लक्ष्य है पूरे कंक्रीट मेंबर को अंदर से किसी चट्टान की तरह मजबूत बना देना। आज हम खास तौर पर पोस्ट टेंशनिंग पर फोकस कर रहे हैं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब है बाद में। मतलब पहले हम कंक्रीट को आराम से अपनी पूरी ताकत हासिल करने देते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो स्टील की तारें हैं उन्हें खींचा जाता है। ये सीक्वेंस बहुत बहुत जरूरी है। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली चैलेंज शुरू होता है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी जबरदस्त फोर्स को कंक्रीट के अंदर भेजना है, लेकिन रास्ता क्या है? सिर्फ एक छोटी सी स्टील प्लेट। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े हाथी को एक छोटे से दरवाजे से निकालने की कोशिश करना। तो इस फोर्स की यात्रा में पहला और सबसे जरूरी पड़ाव आता है एंकरेज जोन। इसे आप एक बॉटलनेक की तरह समझ सकते हैं, जहां से इस विशाल फोर्स को गुजरना भी है और फैलना भी है। सारा एक्शन असल में यहीं पर होता है। अगर हम इसे तकनीकी भाषा में समझें तो एंकरेज जोन एक तरह का ट्रांजिशन एरिया है। इसका सीधा सा काम है कि उस एक पॉइंट पर लगी हुई जबरदस्त ताकत को लेना और इसे पूरे कंक्रीट में एकदम सुरक्षित तरीके से फैला देना, ताकि हर हिस्सा बराबर मजबूत बन सके। अब देखते हैं कि ये तनाव फैलता कैसे है। कल्पना कीजिए कि एक बड़े से स्टेडियम से हजारों लोग एक साथ एक ही छोटे से गेट से बाहर निकल रहे हैं। वो सब सीधी लाइन में तो नहीं निकलेंगे, है ना? गेट के पास आकर वो बाहर की तरफ फैलेंगे, जिससे साइड की दीवारों पर जबरदस्त दबाव बनेगा। कंक्रीट के अंदर फोर्स की लाइनें भी बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब ये फोर्स की लाइनें बाहर की तरफ धक्का देती हैं तो कंक्रीट के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? और यही हमारी कहानी के विलन की एंट्री होती है। ये हैं वो खतरनाक तनाव जो एंकरेज जोन में पैदा होते हैं, जिन्हें हम बर्स्टिंग और स्पॉइलिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए तरबूज के बीज वाला उदाहरण सबसे बेस्ट है। आप ताकत तो नीचे की ओर लगा रहे हैं, लेकिन बीज किसी गोली की तरह साइड से निकलता है ना? कंक्रीट के अंदर भी ठीक यही होता है। मेन फोर्स सीधी है, लेकिन वो अपने अगल बगल में एक फाड़ने वाली ताकत पैदा कर देती है। तो यहाँ हमारे दो मुख्य दुश्मन हैं। पहला बर्स्टिंग फोर्स, जो कंक्रीट को बीच से चीर देना चाहता है, और दूसरा स्पॉलिंग फोर्स, जो कोनों से कंक्रीट को उखाड़ फेंकना चाहता है। और यकीन मानिए, दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम इस अदृश्य दुश्मन को देख ही नहीं सकते तो हम इससे लड़ने की तैयारी करेंगे कैसे? इंजीनियर्स इसका सामना करने के लिए इसे मापते कैसे हैं? और अब पेश हैं हमारी कहानी के हीरोज, स्टील रीइंफोर्समेंट। जी हाँ, ये वो गार्डियंस हैं जिन्हें खास तौर पर इन्हीं खतरनाक ताकतों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इस लड़ाई का आधार है गणित और पक्के इंजीनियरिंग सिद्धांत। IS 1343 कोड हमें ये बिल्कुल सटीक फॉर्मूला देता है जिससे हम बर्स्टिंग फोर्स की मात्रा का पता लगा सकते हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक कैलकुलेशन है। हाँ, मुझे पता है ये फॉर्मूला शायद थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसे याद रखने का एक बड़ा आसान सा मंत्र है। कुल ताकत गुणा ब्रैकेट में 0.32 माइनस 0.3 गुणा छोटा बटा बड़ा। यहाँ छोटा क्या है? एंकर प्लेट का साइज, और बड़ा कंक्रीट जोन का साइज। बस इतना ही है। चलिए इस फॉर्मूले को अपनी कहानी से जोड़कर देखते हैं। FBST ये हमारा दुश्मन है, PK ये हमारी कुल सेना की ताकत है, YK0 ये उस छोटे से गेट का साइज है जहां से फोर्स आ रही है, और Y0 ये हमारी पूरी दीवार का साइज है। सिंपल है, ये अनुपात जितना छोटा होगा बर्स्टिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। ये स्लाइड इस पूरी लड़ाई को एक ही नज़र में साफ कर देती है। प्रॉब्लम क्या है? एक फोर्स जो बाहर की तरफ फाड़ रही है। सल्यूशन क्या है? एक ताकत जो अंदर की तरफ पकड़ कर रख रही है।
एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ रिएक्शन। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है लकड़ी का बैरल। अंदर भरा हुआ पानी बैरल को बाहर की ओर फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे के छल्ले उसे अंदर की ओर जकड़ कर रखते हैं। एंकरेज जोन में स्टील की छड़ें ठीक यही काम करती हैं, एक अदृश्य कवच की तरह। वैसे इन गार्डियंस के कई रूप होते हैं, जैसे क्लोज्ड स्टिरअप्स, मैट्स या फिर स्प्रिंग जैसे स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। लेकिन इन सभी का मकसद सिर्फ एक है, उस अदृश्य दुश्मन यानी बर्स्टिंग फोर्स को काबू में रखना। तो एक बार फिर से इस बात को पक्का कर लेते हैं, इन सभी स्टील की छड़ों का एंकरेज जोन में सबसे ज़रूरी और पहला काम क्या है? चलिए अब इस पूरी कहानी के सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये सब असल में इतना मायने क्यों रखता है। तो संक्षेप में कहानी क्या है? एक ताकत आती है, वो फैलने की कोशिश करती है, जिससे खतरा पैदा होता है, और हमारे गार्डियंस यानी रीइंफोर्समेंट उस खतरे को रोककर पूरे स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही ज़रूरी प्रक्रिया है। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। सिविल इंजीनियरिंग के जो बड़े बड़े चमत्कार हम देखते हैं, जैसे विशाल पुल और आसमान छूती इमारतें, वो असल में इन्हीं छोटी छोटी अंदरूनी लड़ाइयों को जीतने पर टिके होते हैं। इस ज्ञान को समझना ही हमें आज और कल की सुरक्षित दुनिया बनाने की ताकत देता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, भविष्य में जब हमारे पास और भी मजबूत मटेरियल और बड़े बड़े डिजाइन होंगे, तब इन महाशक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के नए और एडवांस्ड गार्डियंस की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब आप जैसे आने वाली पीढ़ी के इंजीनियर्स को ही खोजना होगा।